अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एच न्यूज हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। भारत को मिला पहला गोल्ड। मीराबाई चानू ने 86 किलोग्राम वजन उठाकर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। कॉमनवेल्थ गेम में गुरुराजा ने भारत को दिलाया पहला पदक। वेट लिफ्टिंग में जीता सिल्वर। कश्मीर में पत्थरबाजों से बचने के प्रयास में हादसा, 2 सीआरपीएफ जवानों की मौत। बेटे की मौत पर शांति की अपील करने वाले इमाम बोले, मैं रोता तो पूरा शहर जलकर खाक हो जाता। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना। सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी। कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री राजलक्ष्मी ने महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। खबरें विस्तार से। 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत की अच्छी शुरुआत हुई। गोल्ड कोस्ट में खेले जा रहे 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले ही दिन भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। प्रेरणा मिलती है, बाउंड्रीज तोड़ी हैं। जो लोग सोचते थे कि मणिपुर से सिर्फ फुटबॉलर आएंगे या हॉकी प्लेयर आएंगे, मीराबाई चानू ने मिथक को एक बार फिर से तोड़ा है और बताया है कि किस तरह के अभावों से गुजरने के बावजूद, कैसी परिस्थितियों को झेलने के बावजूद आप चैंपियन बन सकते हैं, कि पूरे देश को आप पर फक्र हो। गोल्ड मेडल आ चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर करने की लड़ाई है मीराबाई चानू की। और ये लड़ाई यहां से शुरू होकर एशियन गेम्स के जरिए टोक्यो ओलंपिक्स में पहुंचने वाली है। उसका दावा ठोक दिया है, उसका डंका बजा दिया है। भारत आराम करता है, भारत पुत्री मीराबाई चानू। मीराबाई ने 86 किलोग्राम वजन उठाकर 2 बार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। मीराबाई चानू ने आज अपने पहले ही प्रयास में 80 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड 77 किलोग्राम का था, जो कि अगस्तानिया ने बनाया था। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने बड़ी ही आसानी से 84 किलोग्राम वजन उठा दिया। दूसरी कोशिश में 84 किलोग्राम वजन उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तीसरी और आखिरी कोशिश में 86 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरी बार अपने ही रिकॉर्ड से आगे निकल गईं। आयोजन के पहले ही दिन भारत की झोली में सिल्वर पदक भी आ गया। वेट लिफ्टर गुरुराजा पुजारी ने 56 किलोग्राम कैटेगरी में 249 किलोग्राम वजन उठाया। और यह है भारत के गुरुराजा। भारत के लिए भी एक आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पहले ही दिन पहला रजत पदक भारत के नाम किया है गुरुराजा ने। कुल मिलाकर 249 किलोग्राम वजन उठाकर गुरुराजा ने रजत पदक अपने नाम किया। बहुत बहुत बधाई भारत और गुरुराजा को। वहीं मलेशिया के मोहम्मद AH इजहार अहमद ने गोल्ड अपने नाम किया। और ये है मलेशिया के मोहम्मद असरा हजलवा इजहार अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है और उन्होंने आज कारनामा भी काफ़ी बड़ा किया है। सिर्फ 24 साल की उम्र में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इन्होंने आज कुल मिलाकर 261 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मलेशिया से ताल्लुकात रखने वाले मोहम्मद सिर्फ 24 साल के हैं और 261 किलोग्राम, जो कि आज तक का रिकॉर्ड है कॉमनवेल्थ गेम्स का। श्रीलंका के चतुरंगा लकमल को कांस्य से संतोष करना पड़ा। ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका के चतुरंगा लकमल को मिला है। इन्होंने सिर्फ 1 ही किलोग्राम कम यानी 248 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इजहार अहमद मलेशिया के गेम्स रिकॉर्ड 261 किलोग्राम, गुरुराजा भारत के सिल्वर मेडल 249 और चतुरंगा लकमल 248 ब्रॉन्ज मेडल। यह पहला मौका नहीं है जब गुरुराजा ने अपना दमखम दिखाया हो। इसके पहले 2016 में साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता था। वहीं इस साल पेनांग में कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड पर कब्जा किया था। दक्षिणी कश्मीर के कोकरानाग अनंतनाग में बुधवार को हिंसक भीड़ की ओर से किए जा रहे पथराव से बचने के दौरान सीआरपीएफ के वाहन के मोटरसाइकिल से टकरा जाने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 सीआरपीएफ कर्मियों की मौत हो गई। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में पत्थरबाजी के दौरान सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ी पलट गई। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 सीआरपीएफ के जवान गाड़ी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब सीआरपीएफ के 164वीं बटालियन के जवान इलाके में ड्यूटी के बाद अपने कैंप की ओर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक शाम को लौटते वक्त सीआरपीएफ के बख्तरबंद ट्रक के ड्राइवर पर इलाके में पत्थर फेंके गए।
ड्राइवर ने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और ट्रक एक मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिस पर सीआरपीएफ के 2 जवान रियाज अहमद वानी और निसार अहमद वानी सवार थे। दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देखा जाए तो पत्थरबाजी ने इन जवानों की जान ली है। हादसे में एक सीआरपीएफ कर्मी व एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 25 मार्च 2018 को भड़की सांप्रदायिक हिंसा में बेटे को खोने वाले मस्जिद के इमाम मौलाना इमदादुल रशीदी एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह रोते तो पूरा शहर जलकर खाक हो जाता। मौलाना ने बेटे की मौत और आसनसोल सांप्रदायिक हिंसा पर एक टीवी चैनल से बात की है। मेरा बेटा चला गया, कोई बात नहीं है। मुझसे अगर मोहब्बत है, मैंने तुम्हारे सामने 30 साल दिया है, मुझसे मोहब्बत है तो आप इस शहर को पुरान रखो, इस शहर को शांति से रखो, इसमें किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। सांप्रदायिक हिंसा को याद करते हुए मौलाना कहते हैं कि रामनवमी के दिन मेरा बेटा सिब्तुल्लाह रशीदी नमाज पढ़ रहा था। बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब उसने बाहर जाकर देखा तो भीड़ में वह कहीं खो गया। उसे खोजने के लिए बड़ा बेटा बाहर गया तो पुलिस ने पकड़ लिया। अगली सुबह एक फोन आया, बताया गया कि एक युवक का शव मिला है। पहचान के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो वह मेरा बेटा था। उसे बेरहमी से मार दिया गया, नाखून उखाड़ दिए गए तथा उसे जला दिया गया। एक सवाल के जवाब में मौलाना कहते हैं कि बेटे की ऐसी हालत देखकर मैं बुरी तरह रोने लगा, लेकिन याद रहा कि मैं सिर्फ एक बाप नहीं बल्कि एक मस्जिद का इमाम भी हूँ। मेरे आंसू लोगों के गुस्से का सैलाब बन सकते हैं। अगर मैं रोता तो पहले से जल रहा शहर पूरी तरह जलकर खाक हो जाता। मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था, भीड़ आई, शोर मचा, बाहर निकला तो उसको इन लोगों ने टान लिया। मैंने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए बल्कि लोगों से बदला लेने की भावना न रखने और शांति की अपील की। वहीं काला हिरण शिकार मामले में दोषी फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल की सजा का ऐलान किया। साथ ही उन पर 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। खबरों की माने तो सलमान खान को जोधपुर जेल भेज दिया गया है तथा उन्हें आज जेल में ही रहना पड़ सकता है। कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान सलमान के वकील ने कोर्ट से कहा कि कम से कम सजा दी जाए, लेकिन सरकारी वकील ने सलमान खान के लिए 6 साल की सजा की मांग की, जबकि बाकी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सलमान खान को जमानत मिल जाएगी। बता दें कि फैसले से पहले बुधवार को ही सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे जैसे सितारे जोधपुर पहुंच गए थे। आज सुबह से ही कोर्ट के बाहर पुलिस के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। सलमान खान के खिलाफ 2 मामले कोर्ट में लंबित थे, जिसमें अवैध हथियार रखने का मामला था। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया। हालांकि बिश्नोई समाज ने इस फैसले के खिलाफ अलग से चुनौती दी है। सलमान खान पर अब तक 4 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से 3 में वो बरी हो चुके हैं। ये चौथा और आखिरी केस था। अगली बड़ी खबर बेंगलोर से आ रही है, जहां कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री राजलक्ष्मी ने महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजलक्ष्मी ने डॉक्टर नोहेरा शेख की उपस्थिति में बेंगलोर के लीला पैलेस होटल में सभी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं एमईपी ज्वाइन करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूं। एमईपी की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी बड़ी बड़ी पार्टियों से लोग अपनी पार्टी छोड़कर इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो अपनी आवाज को दबाई हुई है, हर महिला जो कभी वो बाहर निकल कर आके काम करना नहीं चाहती, और वो सारे महिलाओं को यहाँ पर जगह है। अब हम उनको जगाएंगे जो अपने हुकूक को छोड़कर सोए हुए हैं। उन सबको हुकूक दिलाने के लिए महिला एम्पावरमेंट पार्टी काम करेगी। उसके साथ साथ जो है महिला एम्पावरमेंट पार्टी में हमारे काफी भाई भी जो है साथ देने के लिए आ गए। साथ ही विरोधी पार्टियों द्वारा बार बार एमईपी पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगते आ रहे हैं। इस पर पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर नोहेरा शेख ने सारे आरोपों को सरे से नकार दिया और कहा कि यह पार्टी देश की महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए एवं प्रशासन में महिलाओं की नुमाइंदगी दिलाने के लिए यह अस्तित्व में आई है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, खासकर से महिला एम्पावरमेंट पार्टी के लिए, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जिसका स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, ये पार्टी सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए सारे इंडिया में
कदम उठाई है और टोटल इंडिया में ये पार्टी महिलाओं के अधिकार के लिए और जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों के अधिकार के लिए ये पार्टी खड़ी होगी। और ये पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका कर्तव्य होगा कि वो सबसे पहले महिलाओं के जो समस्याएं हैं उनको वो देख सके। ये पार्टी कर्नाटका 2018 के असेंबली इलेक्शन 224 सीट्स पर कंटेस्ट कर रही है। इसका एक ही मकसद है कि भारत में महिलाओं को अधिकार दिलाना और भारत में जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए खड़े हो जाना। भारत के किसी भी नागरिक के लिए जहां पर नाइंसाफ़ी होती है तो महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कार्यकर्ता से मैं गुजारिश करती हूं कि वो उनके लिए खड़े हो जाएं। और ख़ासकर से अभी बस थोड़े ही दिन में हमारे कैंडिडेट की लिस्ट भी जो है सेलेक्ट होगी। पहली बार 35% महिलाएं कंटेस्ट करने के लिए आगे आए हुए हैं। उसके लिए मैं बहुत ही बड़ी खुशी का इजहार करती हूं। और उसके साथ साथ जो है हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब से मैं यही गुजारिश करूंगी, सब मिलजुल कर जो है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, इंसान के लिए काम करें। एक दूसरे को ताने देना छोड़कर, एक दूसरे की बुराई बोलना छोड़कर सबसे ज्यादा लोगों को भलाई का काम करने के लिए काम करें। बस मैं इस बात पे खत्म करती हूँ। ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೇನು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಯಾರೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು, ಬಟ್ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವುಮೆನ್. ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಇರಾದೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೇಡಮ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर वंदना जैन और सिराज जाफरी की भी उपस्थिति रही। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ही जल्द MEP कर्नाटका विधानसभा के उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की जाएगी और जल्द ही मैनिफेस्टो प्रकाशित किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।